हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े हुए सवाल जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के अंदर। आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर एट्रीब्यूटेड टू वीकनिंग ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी हमारा कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है, उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखो, वीकनिंग का मतलब आई होप आप समझते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि पहले एक डॉलर जो है 70 का था, अब एक डॉलर 80 रुपीज का हो गया, इसका मतलब है कि हमारा रुपी कमजोर हो गया। पहले 70 रुपए दे के डॉलर मिल जाता था, अब 80 रुपए देने पड़ते हैं डॉलर लेने के लिए। उसका मतलब है कि आपका रुपी वीक हो गया। तो रुपी वीक होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, जाहिर सी बात है, मेन कारण तो यही होगा कि आपकी डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है और रुपी की डिमांड कम हो रही है, और ये एक मेन कारण होगा। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। रुपी पेमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर की बजाय रुपीज की पेमेंट करने लगोगे, तो इससे तो आपकी जो डॉलर है उसकी डिमांड बढ़ने की बजाय कम होगी, रुपी की डिमांड बढ़ेगी, और इससे आपका रुपी स्ट्रांग होना चाहिए ना कि कमजोर। तो इसे तो आप सीधा सीधा काट दीजिए। राइजिंग कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स। देखो, अगर आपको बाहर से सामान इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको डॉलर देने पड़ेंगे, और अगर ये सामान महंगा होता जा रहा है तो ज्यादा डॉलर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, और डॉलर की डिमांड अगर बढ़ेगी तो रुपी जो है वो कमजोर होता जाएगा। तो ये वाला तो प्यारे दोस्तों आपका पक्का से आंसर में आना चाहिए। इसके बाद है वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब भी कहीं ना कहीं यही हुआ कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स से ज्यादा हैं। हमारा ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, यानी कि इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं बट एक्सपोर्ट इतने नहीं बढ़ रहे। अगर इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, अगेन उनके लिए डॉलर चाहिए होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और आपका जो रुपी है वो यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। तो ये वाला भी आपके आंसर में आना चाहिए। इसके बाद दिया है जी, ओपनिंग ऑफ रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स। पहली बार अगर आप रीड कर रहे हैं तो शायद आप अच्छे से रिलेट ना कर पाए, दिमाग विमाग लगा लेंगे तो शायद कुछ रिलेशन बना ले। इसके बाद है रुपी यूपीआई पेमेंट फॉर ओवरसीज ट्रांजेक्शंस। तो अगेन अगर आप रुपी में पेमेंट कर रहे हो ओवरसीज ट्रांजेक्शंस की, तो इससे तो डॉलर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। तो इससे आपका जो रुपी है वो कमजोर नहीं होगा, इससे तो रुपी आपका स्ट्रांग होता जाएगा कि रुपी की वर्ल्ड वाइड स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी रहेगी। डॉलर की रिक्वायरमेंट, डॉलर की डिमांड कम होकर रुपी की डिमांड बढ़ेगी। देखो, बी और सी आंसर में आने चाहिए और ए और डी नहीं आने चाहिए। तो ए और डी को अगर मैं हटाता हूँ, बी और सी को रखता हूँ, ए और ई को हटाता हूँ, सॉरी, ए और ई मेरे को हटाने हैं और बी और सी आंसर में लाने हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 बचता है जिसमें बी सी एंड डी ओनली आ रहा है। अब ये जो रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट वाला पॉइंट इन्होंने डाला हुआ है, तो देखो वॉस्ट्रो अकाउंट जनरली क्या होगा कि बाहर का कोई बैंक है, ऑस्ट्रेलिया कोई कोई बैंक है, और उसने इंडिया में अपना एक अकाउंट खोल रखा है रुपीज के अंदर। तो इसमें अकाउंट अगर रुपी में खोला हुआ है तो इसमें रुपी की वीकनिंग नहीं होनी चाहिए वैसे तो। बट आई डोंट नो किस सोच के साथ एग्जामिनर ने ये पॉइंट डाला है, कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बट ऑप्शंस को देखकर तो यही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, वो करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। डी वाले को आप इतना एम्फोसाइज फिलहाल मत कीजिए। हाँ, वॉस्ट्रो नोस्ट्रो और लोरो का कंसेप्ट आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे आपका जो आंसर है वो वैसे ही ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आसानी से निकलकर बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है मैथ द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको यहाँ पे दे रखी है। बॉन्ड से जुड़ी हुई आपको यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। बॉन्ड आपके एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, एक डेट फाइनेंस है लाइक डिबेंचर्स। और यहाँ पे हमें लिस्ट 1 में सबसे पहले दे रखा है कूपन रेट। कूपन रेट बेसिकली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बॉन्ड पे दिया जा रहा है। जैसे एक बॉन्ड है यहाँ पे, इस बॉन्ड की वैल्यू लेट सपोज 1000 रुपए है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 8% दिया जाएगा, एंड दिस 8% इज गोइंग टू बी द कूपन रेट। तो आपका ए 4 से यहाँ पे मैच हो जाएगा। इसके बाद है यील्ड टू मेच्योरिटी, इसे फिलहाल स्किप करते हैं, शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। इसके बाद है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब है कि आपके जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में फिक्स नहीं रहते, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। देखो, बॉन्ड पे 8% का इंटरेस्ट है, बट हो सकता है मार्केट में बाकी चीजों पे 10% का हो जाए, बाकियों पे 6 का भी हो सकता है। और इस सब चीजों की वजह से आपका जो बॉन्ड का प्राइस है वो फ्लक्चुएट करेगा। अगर मार्केट में 10% का इंटरेस्ट है और ये बॉन्ड 8% ही दे रहा है, तो आप इसके लिए 1000 रुपए नहीं देना चाहेंगे। अगर आप ये बॉन्ड किसी को बेचेंगे वो 1000 नहीं देगा, वो 1000 से कम ही आपको यहाँ पे देगा। और ऐसी अगर मार्केट में 6% इंटरेस्ट है और इस बॉन्ड पे 8% मिल रहा है, तो लोग इस बॉन्ड के 1000 से भी ज्यादा देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे
कर रहा है। तो इंटरेस्ट रेट आपका फ्लक्चुएट करता रहता है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका सी जो है यहाँ पे 3 से मैच हो जाएगा। इसके बाद है करंट बॉन्ड यील्ड। तो करंट बॉन्ड यील्ड आपको क्या बताती है? ये बताती है कि आपका जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है, जैसे 8% इसका इंटरेस्ट रेट है, डिवाइडेड बाय बॉन्ड का मार्केट में करंट प्राइस क्या चल रहा है। जैसे मैं कहता हूँ बॉन्ड का मार्केट में 900 यहाँ पे जो है वो यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे बॉन्ड यील्ड जो है ना वो यहाँ पे कंप्यूट कर लेते हैं। तो 8% किसका, ये 1000 का है, इसे डिवाइडेड बाय 900 किया और परसेंटेज में हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करके निकाल लिया, तो ये करंट यील्ड हमारे पास एक तरीके से निकल कर आ जाती है। और इसे आप डी जो है यहाँ पे 2 से मैच कर सकते हैं और फिर आपका बी बचता है जो कि 1 से मैच हो जाएगा। यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली इंडिकेट करती है कि आपका जो बॉन्ड है मैच्योरिटी तक आपको क्या यील्ड देता है, ये कहीं ना कहीं आपके जो मार्केट इंटरेस्ट रेट होते हैं उनसे कॉरेस्पॉन्ड करती है। तो इसीलिए आपका बी जो है यहाँ पे 1 से मैच हो जाएगा और करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, which one of the following instruments is often used to protect the value of a foreign currency denominated transaction। तो अगर आपकी कोई फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शन है, जैसे लेट सपोज आपने यहाँ पे किसी को 1 महीने बाद $1000 की पेमेंट करनी है, तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। अब आपको ये डर लगता है कि 1 महीने बाद डॉलर महंगा हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप इस रिस्क को, ये जो आपकी ट्रांजैक्शन है इसके रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड स्वैप, फॉरवर्ड हेज और फॉरवर्ड प्रीमियम। देखो फॉरवर्ड प्रीमियम तो कुछ नहीं होता, इसको तो आप वैसे ही काट दीजिए। और यहाँ पे फॉरवर्ड स्वैप भी दे रखा है। देखो स्वैप और फॉरवर्ड जनरली अलग अलग ही इस्तेमाल किए जाते हैं और स्वैपिंग के अंदर तो कुछ आप स्वैप करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंटरेस्ट रेट्स का, कैश फ्लोज का, और वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड हेज हमारे पास यहाँ पे बचते हैं और ये ऑप्शंस दोनों काफी ज्यादा क्लोज हैं। आप इस एक्सपोजर को अपना हेज करने के लिए, आप अपने रिस्क को कम करने के लिए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, जिसमें आप ऐसा करेंगे, किसी बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे कि 1 महीने बाद मैं तुमसे $1000 खरीदूंगा और उसका दाम आज ही फिक्स कर लेंगे। लेट सपोज 75 आपने दाम आज ही फिक्स कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को हेज कर लिया और इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल भी हो गया। तो प्रोटेक्शन के लिए आप हेजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। तो 1 और 3 काफी ज्यादा क्लोज हैं। एग्जामिनर ने जो आंसर दिया ऑफिशियल की में, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, फिलहाल उसी के साथ जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शंस काफी ज्यादा क्लोज हैं और इतने क्लोज ऑप्शंस के अंदर अगर आपको डाउट आया तो ये आपकी गलती नहीं है। ये वाला जो सवाल है इसका आंसर आई थिंक आप अच्छे से, मतलब क्लियरली स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई एक आंसर चूज करना बहुत ही मुश्किल था। 1 और 3 में से ही आई थिंक आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, गेस वर्क डालना पड़ेगा, और अगर आपका लक ने साथ दिया तो एग्जामिनर और आपकी जो किस्मत है, आपके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे मैच कर सकते हैं। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर articulates that a firm borrows up to the point where the tax benefit from extra debt is exactly equal to the cost that comes from the increased probability of financial distress। तो देखो अगर आप ज्यादा डेट डिप्लॉय कर रहे हो तो उससे आपको बेनिफिट तो हो रहा है, टैक्स बेनिफिट हो रहा है, बट यहाँ पे ज्यादा डेट से आपकी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है वो भी यहाँ पे बढ़ जाती है, कि ज्यादा डेट आ गया तो हो सकता है फ्यूचर में आप इनसॉल्वेंट हो जाओ, डिस्ट्रेस में चले जाओ, क्योंकि डेट की इंटरेस्ट की पेमेंट तो इन एनी केस आपको करनी पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच में आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। कौन सी थ्योरी में ऐसा ये सवाल आपसे पूछ रहा है? स्टैटिक थ्योरी, नेट इनकम थ्योरी, एमएम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अगर आप ये ऑप्शंस को रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं 2, 3 और 4 तो आप सभी ने पढ़े होंगे। 2, 3 और 4 के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो भी आपने पढ़ी होंगी, और आप ये तो अंदाजा लगा ही लेंगे कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वगैरह वाली जो चीजें हैं ना वो इन थ्योरीज के अंदर नहीं आती हैं। और बचता है आपके पास ऑप्शन नंबर 1। आप एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा सकते हैं। देखो जो स्टैटिक थ्योरी है ना, इसे ट्रेड ऑफ थ्योरी भी बोला जाता है। ये ट्रेड ऑफ थ्योरी का ही दूसरा नाम है। ट्रेड ऑफ थ्योरी के अंदर आप ट्रेड ऑफ बनाते हैं किसके बीच में, कि टैक्स का जो बेनिफिट है और जो टैक्स की जो डेट का जो बेनिफिट है टैक्स से जुड़ा हुआ, और डेट की जो आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, उनके बीच में आप कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ बनाने की कोशिश करते हैं, और यही आपकी स्टैटिक थ्योरी या फिर ट्रेड ऑफ थ्योरी बन जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का ही बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल दिया है आपको, अर्निंग पर शेयर ऑफ अवंती कॉर्पोरेशन इज 4, rate of return on investment is 16% and the return required by the shareholder is 12%. What will be the price per share as the Walter model as per if the payout ratio is 40%? वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकल आएगा। तो फॉर्मूला आपका बहुत ही सीधा है। इसके अंदर एक तरफ आएगा डी बाई के
और दूसरी तरफ आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि ई माइनस डी, और इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, आर बाय के से, और यहाँ डिनोमिनेटर में के ही डालते हैं। तो एक एक करके वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं। तो डिविडेंड पे आउट 40% दिया हुआ है, अर्निंग अर्निंग जो है आपकी ₹4 की है, तो 4 का 40% आपका 1.6 हो गया, और के जो है आपका विच इज द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर्स, ये आपको यहाँ पे 12% की दे रखी है, 0.12 दे रखी है। और इसके बाद ई माइनस टी यानी कि 4 माइनस 1.6 यानी कि 2.4 जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स बच रही है, इसको मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, आपका आर जो है 16% का डिवाइडेड बाय आपका जो कॉस्ट है 12% का, द होल डिवाइडेड बाय 12%। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका 4 जा, और ये भी 4 से आपका 3 से आपका कट ही जाएगा, और 3 इंटू 0.8 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 2.4 बनेगा, एंड ये बन गया 1.6 प्लस 0.8 इंटू 4, ये आपका बन गया 3.2 डिवाइडेड बाय 0.12। और अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 4.8 डिवाइडेड बाय 0.12, और एक बार पॉइंट्स को निकाल ही दें क्या, निकाल देते हैं चलो पॉइंट को, इसका 1/10 और इसका भी निकाल देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देते हैं। तो ये 4 से कट गया, तो अल्टीमेटली आपके पास जो सॉल्व करके बचेगा वो 40 बचेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज को डालने, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी है, और आंसर आपका आराम से ऑप्शन नंबर 3 ₹40 का निकल कर आएगा। ऐसे सवालों में आई होप आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सीधा फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। चलिए, coming to the next question. When a target company makes a counter bid for the stock of the bidder, the defensive strategy in reference is called. देखो, अगर आपका टेक ओवर हो रहा है, हॉस्टाइल टेक ओवर हो रहा है, तो उस केस में आप ये टेक ओवर को रोकने के लिए काफी सारी स्ट्रेटेजीज को अपनाते हो। अब यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी की बात चल रही है कि देखो, जो कंपनी आपको टेक ओवर करने वाली है, जो कंपनी आपको टेक ओवर करने के लिए बिड दे रही है, आप उसी के टेक ओवर के लिए काउंटर बिड यहाँ पे दे रहे हो। तो देखो, यहाँ पे एक कितनी एग्रेसिव सी स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। ऑप्शंस दिए, ग्रीन मेल, पॉइजन पिल, पैकमैन डिफेंस और गोल्डन पैराशूट। अब देखो यहाँ पे जी, हमारे पास ग्रीन मेल के अंदर तो आपके जो शेयर है आप वापस खरीदने की कोशिश करते हैं, आपके जो टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है आपका जो अटैकर है, बिडर है, आप उससे अपने शेयर्स वापस खरीदने की कोशिश करते हैं ताकि वो टेक ओवर ना कर पाए। पॉइजन पिल के अंदर आप कुछ ऐसा पॉइजन की पिल ले लेते हैं, कंपनी के अंदर कुछ ऐसा अनअट्रैक्टिव सा ले आते हैं कि टेक ओवर आपका अनअट्रैक्टिव हो जाए। पैकमैन डिफेंस के अंदर आप बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि एक काउंटर बिड आप प्लेस करते हैं, जो आपको अटैक कर रहा है, जो बिड दे रहा है, आप उसी की काउंटर बिड देते हैं, तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 बनेगा। गोल्डन पैराशूट तो बेसिकली जो आप कंपनसेशन देते हैं आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स को, तो आप कुछ ऐसा कंपनसेशन बहुत बड़ा अनाउंस कर सकते हैं कि देना पड़ेगा टेक ओवर के समय, ताकि टेक ओवर को थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव बनाया जा सके। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, आते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions आर बेस्ड ऑन वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड। तो हमारे पास जो वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड है, उसके अंदर कौन सी assumptions यहाँ पे कंसीडर की जाती हैं, सवाल आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट्स की बात यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले इंटरनल फाइनेंसिंग। तो बिल्कुल जी, इंटरनल फाइनेंसिंग हमारे पास एक एजम्पशन रहती है। इंटरनल फाइनेंसिंग का मतलब है कि हम यहाँ पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल अपने इंटरनल सोर्सेज का ही इस्तेमाल करते हैं फंडिंग को रेज करने के लिए। तो ये वाली एजम्पशन बिल्कुल सही है। 100% पे आउट रेशो, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हम अपनी सारी अर्निंग्स को डिविडेंड की फॉर्म में पे आउट करते हैं। फर्म हैज अ शॉर्ट टर्म लाइफ, ऐसा अज्यूम नहीं करते, हम तो मान के चलते हैं कि फर्म की जो लाइफ है वो परपेचुअल है, आगे फर्म चलती रहेगी। कांस्टेंट ईपीएस एंड डीपीएस, तो ऐसा भी मानकर चलते हैं कि हमारा अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। इंक्रीजिंग रिटर्न एंड मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा कोई एजम्पशन यहाँ पे नहीं रहता है। तो ए, बी और डी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमारे पास सवाल है जो कि बहुत ही आसान है। Arrange the following process of working capital cycle of a manufacturing concern in proper sequence. अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का क्या सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले वो रॉ मटेरियल लेकर आएगी, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट करेगी, वर्क इन प्रोसेस से आपके फिनिश्ड गुड्स बनेंगे, फिनिश्ड गुड्स को आप उधार पे बेचेंगे और आपके डेटर्स अराइज हो जाएंगे, और फिर डेटर से आपको कैश रियलाइज हो जाएगा। तो बहुत ही सीधा सीधा सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है, ए, ई, डी, बी, ए, ई, डी, सी और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी सवाल यहाँ पे हो गया। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है,
और लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं और लिस्ट 2 में उनके मीनिंग है। सबसे पहले आ रहा है जी डाइवेस्टिचर। इसके अंदर हम अपने जो कंपनी का कुछ पार्ट है, कुछ एसेट्स है, उनको डाइवेस्ट कर देते हैं, यानी कि बेच देते हैं, तो ये आपका 3 से मैच हो जाएगा। बैकमेन डिफेंस, बैकमेन डिफेंस का मतलब है कि जिस कंपनी को आप एक्वायर करने वाले हो, जिसकी आप बिडिंग डाल रहे हो, वही कंपनी आपके लिए काउंटर बिड डाल देती है, तो इसे बैकमेन डिफेंस बोला जाता है। इसके बाद है स्पिन ऑफ और स्प्लिट अप। स्पिन ऑफ का मतलब होता है कि यहाँ पे हम हमारी एक बड़ी एंटिटी है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हम एक डिपार्टमेंट को अपने से अलग करके अलग कंपनी बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अलग कंपनी बना दी, किसी किसी बाहर वाले को नहीं बेचा, उसके शेयर अपने पास ही रखे हुए हैं, तो कोई बाहर से कैश हमें नहीं मिलेगा इस केस में, केवल हमें उस नई कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। स्प्लिट अप का मतलब है कि पुरानी कंपनी बंद करके उसको स्प्लिट करके नई अलग अलग कंपनियां हमने बना दी, तो पेरेंट फर्म नो लॉन्गर एग्जिस्ट, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो हमारी जो करेक्ट मैचिंग बन रही है ना, वो बन रही है एज पर ऑप्शन नंबर 2, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस मे बी एट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल्स टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को चॉइस देते हो कि आपको 1,000 रुपए में आज दूं या फिर 1 साल बाद दूं, तो वो बंदा क्या बोलेगा? वो बंदा सीधा बोलेगा, जी जनाब, एक आप जो पैसे देने वाले हो अभी दे दो, 1 साल बाद का कुछ भरोसा नहीं है, 1 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, अनसर्टेनिटी है, बहुत सारा रिस्क है, और मुझे आज पैसों की जरूरत है, मुझे आज जाकर सामान खरीदना है, तो 1 साल बाद मैं क्या करूंगा? 1,000 रुपए को अगर आप आज दे देते हो, मैं इसे कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, बैंक में एफडी करा दूंगा, तो उस पर कुछ रिटर्न भी कमा लूंगा। तो सभी लोग पैसे को आज डिमांड करते हैं कि उनको पैसा आज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि फ्यूचर में रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, उनको आज कंजम्पशन करनी है, उनको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, तो इसलिए आज करते हैं वो पैसे की डिमांड। और यहाँ पे हमारे पास ए सी डी और ई जो है ना, वो सीधा सीधा आंसर का पार्ट बन रहे हैं। ऑप्शन वाला जो स्टेटमेंट नंबर बी है, वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ मनी वुड बी इंक्रीज। तो वैल्यू ऑफ द मनी वुड बी इंक्रीज, 1 साल बाद तो वैल्यू ऑफ द मनी डिक्लाइन होगी, ये कहता है आपका प्रेजेंट वैल्यू का फंडा, तो इंक्रीज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ए सी डी और ई हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में आ रहे हैं, तो ऑप्शन 3 आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू फर्म्स। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, हमारे पास ये दो फंडे चलते हैं, दो कंसेप्ट चलते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल की, तो बात होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की। जब बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की, तो इसका मतलब है टोटल करंट एसेट, इसमें से कोई करंट लायबिलिटी नहीं घटाना है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया टोटल करंट एसेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, बात है जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है, कंपनीज करंट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹60 एंड डिविडेंड पर शेयर इज ₹4। इफ द कैपिटलाइजेशन रेट इज 12%, व्हाट इज द डिविडेंड ग्रोथ रेट? अब देखो, यहाँ पे ना हमारे पास सीधा सीधा एक फॉर्मूला रहता है, जिसमें हम शेयर प्राइस कंप्यूट करते हैं। आप इसे कुछ डिविडेंड को डिस्काउंटिंग करके भी कह सकते हैं, अपने शेयर प्राइस को कंप्यूट कर रहे हैं। और इसमें फॉर्मूला रहता है कि शेयर का जो प्राइस है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय K माइनस ग्रोथ रेट। अब इस सवाल के अंदर हमें बाकी चीजें दे रखी है, बट हमें ग्रोथ रेट नहीं दे रखा, ग्रोथ रेट हमें निकालना है। तो D1 हमारे पास होता है जो हमारा करंट डिविडेंड है, उसमें हम एक बार ग्रोथ रेट को ऐड कर देते हैं। तो अभी हमारे पास करंट डिविडेंड हमें जो यहाँ पे दे रखा है 4 का दे रखा है, और इसमें हम 1 प्लस डी ग्रोथ रेट को ऐड करते हैं। ये हमारे पास नीचे हमें सीधा सीधा दे रखा है 12% का 0.12, इसे लिख सकते हैं माइनस ग्रोथ रेट। और ये जो प्राइस है, ये हमें दे रखा है ₹60 का। तो एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन को मैं लिख देता हूं दोबारा से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो यहाँ पर। ये हमारे पास बन गया जी इक्वेशन, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको इधर ले जाते हैं, 60 इंटू 0.12 माइनस माइनस जी, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 1 प्लस डी। अब एक बार ब्रैकेट्स को खोल देते हैं। 60 इंटू 0.12 अगर आप करेंगे, तो ये कितना बनेगा जी? कितना बनेगा? ये 7.2 बनेगा, माइनस 60g इज इक्वल टू 4 प्लस 4g। तो g को एक तरफ रख लो और बाकी चीजें एक तरफ कर लो। 3.2 इज इक्वल टू 64g। g की वैल्यू आ गई 3.2 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 64, और इसको अब 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो परसेंटेज में आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, तो ये प्यारे दोस्तों 5 निकल कर आ रहा है। 5% आपका ग्रोथ रेट निकल कर आ जाएगा, 5% आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास जो है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला जिसको पता था, उसने ये सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। बाकी जो पहली बार सवाल को देख रहा था, फॉर्मूला को देख रहा था,
वो तो प्यारे दोस्तों इस सवाल को सॉल्व शायद नहीं कर पाया होगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है और इस सवाल के अंदर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी भी है। इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 दे रखी है, इकोनॉमिक एक्सपोजर रेफर्स टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। हमारे पास नॉर्मली तीन तरह के एक्सपोजर होते हैं, एक होता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और एक होता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर और एक होता है इकोनॉमिक या फिर ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तो जब भी हम इकोनॉमिक या फिर ऑपरेटिंग एक्सपोजर की बात करते हैं तो हम ओवरऑल हमारी फर्म की वैल्यू में जो चेंज आ रहे हैं एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से, हमारे कैश फ्लोज के ऊपर इफेक्ट आने की वजह से उनको इकोनॉमिक एक्सपोजर में कंसीडर किया जाता है। तो ब्रॉडली स्टेटमेंट नंबर 1 आपका, अगर आप इसे ब्रॉड सेंस में पढ़ रहे हैं तो सही होना चाहिए, बट एग्जामिनर ने कहा है कि आपकी जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो सही नहीं है और शायद वो कुछ ऐसा अप्रोच मान रहे होंगे कि हमारे पास जो फर्म की वैल्यू में चेंज आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली फ्यूचर कैश फ्लोज में चेंज आने की वजह से। और फ्यूचर कैश फ्लो में चेंज क्यों आ रहे हैं? वो चेंज आ रहे हैं हमारे एक्सचेंज रेट या फिर कुछ बाकी मैक्रो फैक्टर्स की वजह से। तो बीच में यहाँ पे कैश फ्लोज का जिक्र शायद नहीं किया हुआ, इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट नंबर 1 को गलत मान लिया, बट मेरे हिसाब से स्टेटमेंट नंबर 1 को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखकर सही माना जाना चाहिए था। तो फिलहाल अभी इस वाली स्टेटमेंट पे मैं आपको कुछ फाइनल नहीं कह सकता। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर दिया ऑफिशियल की में, दैट वाज नॉट एब्सोल्युटली राइट। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म कैश फ्लो एक्सपोजर। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आपका लॉन्ग टर्म वाला नहीं होता, ये तो सीधा सीधा गलत है। ये तो आपकी कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होगी जिसकी सेटलमेंट आपने फ्यूचर में करनी है, उससे जुड़ा हुआ होगा, तो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म ही होगा जनरली। और ये वाला तो स्टेटमेंट गलत है, बट स्टेटमेंट नंबर 1 भी गलत है कि नहीं गलत है, इसको लेकर आपको क्या लग रहा है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एग्जामिनर का तो कहना है कि दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, ऑप्शन 2 आंसर है, बट मेरे हिसाब से फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही भी हो सकती है। चलिए तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज के जो फॉर्मूला है ना वो आपको यहाँ पे पहचानने हैं, कौन से सही है कौन से गलत है। तो कंबाइंड लीवरेज हमारे पास पहला कह रहा है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही है कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से आप अपना कंबाइंड लीवरेज निकाल सकते हैं। बी वाला आपका गलत है क्योंकि ये ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। मेरे हिसाब से तो ये दोनों सेम ही हो गए, इनमें फर्क क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये बिल्कुल आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है कंबाइंड लीवरेज का। और कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, ये वाला भी बिल्कुल सही है। तो अभी यहाँ पे मेरे को ए भी सही लग रहा है, सी बी डी बी ई बी, बट ऐसा कोई ऑप्शंस तो हमारे पास नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ए डी ई जिसमें आ रहे हैं इसके अंदर आपके मैक्सिमम आ रहे हैं। वैसे एम्बिग्यूटी जरूर है इस सवाल के अंदर भी, कुछ ऑप्शंस को सही से फ्रेम नहीं किया गया है, बट आप कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the methods of assessment of economic viability of a project। तो एक प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो ये बेसिकली जो हमारा ये जो फंडा है ये आपके जुड़ा हुआ है कैपिटल बजटिंग से, कि कैपिटल बजटिंग के थ्रू हम निकालते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट वायबल है कौन सा नहीं है, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। उसके अंदर हमारे पास पे बैक पीरियड भी आ जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, खैर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हम ज्यादा वर्ड इस्तेमाल करते हैं वहां पर, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशो जो कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो भी आता है, क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम, ये कैपिटल बस्टिंग के अंदर तो नहीं आता, तो ई को तो पक्का ही काट देना चाहिए। तो ए सी और डी तो आने चाहिए, बी भी आ सकता है, और अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे तो क्लियरली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। Coming to the next question, which of the following is correct about NPV and IRR of Project A and Project B? कैपिटल बस्टिंग का सवाल है। अब इसके अंदर आपसे क्या पूछ रहे हैं, एनपीवी का ना एक प्रॉपर्टी होता है एडिटिविटी प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी एक प्रोजेक्ट की एनपीवी लेट सपोज 10 लाख है और दूसरी प्रोजेक्ट की 6 लाख है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो उन दोनों प्रोजेक्ट की कंबाइंड एनपीवी 16 लाख निकल कर आ जाएगी। तो एनपीवी के केस में ऐसा ट्रू होता है, बट आईआरआर के केस में ऐसा सही नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूं एक प्रोजेक्ट की एनपीवी आपकी 8% है दूसरे की 6% है तो कंबाइंड की 14% होगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो एनपीवी के केस में तो ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू होती है, बट आईआरआर के केस में नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी ट्रू है, और बाकी वाले जो ऑप्शंस हैं वो आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सीधा सीधा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर assumptions ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारी एनओआई अप्रोच रहती है। नो कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल सही है,
कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ डेट भी कांस्टेंट रहता है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट रहती है। बिजनेस रिस्क कांस्टेंट रहेगा, ऐसा भी अज्यूम करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये वाली अजम्पशन जो है ना नेट इनकम अप्रोच में होती है, ना कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट होगी, ये तो हमने ऊपर ही आपको बता दिया। तो देखो यहाँ पे डी वाला जो है ना वो गलत हो जाएगा, डी इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे होते हैं जी आज के सवाल खत्म। अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को, जिनकी सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए सेशन में इतना ही। आई होप यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर के सवाल आज हमने आपके साथ डिस्कस किए वो आपको यहाँ पे समझ में आए। इस सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।